बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 21 मार्च और दिन है पीर का और ये आज की दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, आज 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने मार्बल आर्च में अपना दिन गुजारा और वहाँ पर क्या फैसले किए गए, ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लंदन से किस किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है और नवाज शरीफ साहब को किस तरह ग्लोरीफाई करके मीडिया के अंदर पेश किया जा रहा है। कुछ सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जनरल शाहीन मजहर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती, इस खबर की हकीकत क्या है, ये भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आखिर में मरीम नवाज साहिबा ने अपनी अपील के मौके पर मीडिया से जो गुफ्तगू की और कुछ झूठ बोले हैं, ये झूठ क्या थे पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, और फिर कुछ इदारों का उन्होंने नाम लिया और खुसूसन अपने घर की तरफ इशारा करके कहा, एक आला मिसाल कायम करने की कोशिश की उन बयानात की रोशनी में जो नवाज शरीफ साहब देते रहे, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें, आज नवाज शरीफ साहब हमेशा की तरह एवनफील्ड से सुबह निकले और मार्बल आर्च आए, जहां पर उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ वक्त गुजारा। अब नवाज शरीफ साहब नवंबर 2019 में बरतानिया आते हैं और यहाँ पर आने का बुनियादी मकसद ये था कि वो अपनी सेहत को ठीक करें, इलाज करवाएं। और पहले 3 माह हमने देखा कि अस्पतालों के किस तरह चक्कर लगवाए गए और गाड़ियों का एक बाकायदा काफिला उनका ताक़ुब करता था और सारा दिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता था। पिछले 1 सालों से एक तब्दीली आई है लंदन की फिजाओं में और नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा वोकल हो गए। पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया और ये वतीरा इनका हमेशा से रहा है। जब ये मुशर्रफ साहब ने इन्हें गारंटीज के ऊपर मुल्क से जाने के लिए कहा और चले गए तो खामोश रहे, सऊदी शाही महल के अंदर रहते हैं। और फिर एकदम से उन्हें ख्याल आया पाकिस्तान आने का कि शायद वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा वो इन हो सकें। फिर वापस चले गए और फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, इक़्तिदार में आकर उन्होंने सांस लिया और पहले माफिया तलाफियां का जो सिलसिला था वो जारी रहा, खतूत लिखे गए। इस बार भी यही वारदात डाली गई है। नवाज शरीफ साहब पहले बीमारी का जो एक इसे बहाना नहीं कहना चाहिए, ये एक हकीकत है जो कौम के सामने अया हो गई कि नवाज शरीफ साहब कितने बीमार थे और अब उनकी सेहत कैसी है। चेहरे पे मुस्कुराहट होती है पाकिस्तान के हालात को देखकर, सवालात उनकी मर्जी के ही होते हैं और फिर पहले ही से पेपर जो है वो आउट कर दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मार्बल आर्च में एज वी स्पीक अपने पार्टी वर्कर्स के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत हो रही है, खुसूसन जो लीगल टीम उनकी अदालत के अंदर पहुंच चुकी है एहसन भवन की शक्ल में, वो मानते नहीं हैं, ना ये मानते हैं ना वो मानते हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये उनके क्लाइंट हैं या वो इनके वकील हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल सियासी जमातों की लड़ रही है, जिसका आज तस्करा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी हुआ। बाकायदा डायरेक्शंस यहाँ से जारी की जा रही हैं। बीमारी का हवाला मैंने आपको इसलिए भी दिया क्योंकि मार्बल आर्च वो मकाम है जहाँ पर बहुत सारे जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने के लिए प्लान्स तरतीब दिए जाते हैं। राना शमीम का प्लान भी यहीं पर, और जिस तरह मुलाकातें हुई वो भी यहीं पर। और फिर आज एक नया कैरेक्टर डॉक्टर अदनान काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी एवनफील्ड में भी रोज़ाना की बुनियाद पे जाते हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत को देखने के लिए, और फिर मार्बल आर्च में भी वो मौजूद होते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? ग्लोरीफाई करने के लिए नवाज शरीफ साहब की सेहत। अब सेहत का मामला ख़त्म हो गया, अब कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर ये सवाल नहीं किया जाएगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए गए थे हुकूमत पाकिस्तान, चूंकि जो इस वक्त तहरीक दमाद का सिलसिला चल रहा है, तो ये मामला भी कटाई में पड़ गया। तो अब ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया कि कब जाएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश करेगी नहीं करेगी। जब मुल्क का अगला सदर फजल रहमान साहब होंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर कौन सवाल करेगा? कौन अदालत जाकर फरीक बनकर ये कहेगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाएं? तो ये चैप्टर हमेशा के लिए आज क्लोज हो गया। डॉक्टर अदनान के आने का बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, फिर जो नया सेटअप आएगा तो फिर हुकूमत के पास तो बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। यहाँ पर वजारत दाखिला बार बार कहती है कि आप आने वाले बने, हम आपको सफरी
दस्तावेज जारी कर देंगे तो उस वक्त अगर वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के पास चली गई, जिस तरह कहा जा रहा है, जो नाम सामने आया, या किसी और के पास चली जाती है, तो फिर ये मामला भी खत्म हो जाएगा, फिर शख्सी गारंटी सब चीजें आपको अवेल होंगी। तो ये वो प्लेटफॉर्म था, ये वो ग्राउंड्स थी जिसको यूज करके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर एक बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने माजी में खतूत के जरिए एक एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान से बाहर गए और फिर वापस आए, लेकिन यहां पर मामला अदालत का है। जेल में थे तो क्या अदालतें, रियासत इंटरवीन करेगी? अगर एक शख्स जिसके भाई की हुकूमत हो, जिन लोगों की अपनी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है, तो वो क्या नवाज शरीफ साहब को वापस जेल भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। लेकिन अदालतें इस हवाले से क्या कहती हैं और कौन इस हवाले से फरीक बनेगा, ये आने वाले दिन इस हवाले से हमें ज्यादा जो है वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या सेटअप होगा और किस तरह नवाज शरीफ साहब के केस को लिया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं, बरतानिया के अंदर खबरें क्या लग रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। और इन खबरों की अगर बात की जाए, मुझसे किसी ने ये शेयर भी किया, आज एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वारिस बेग गुलकार हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब से हुई और इससे पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। एवनफील्ड के बाहर भी मैंने कई महीने रिपोर्टिंग की एक चैनल के लिए, अपने तज्जिए और तबसरे और ख़बरें मैं देता रहा, और अब ये डेरा पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने मार्बल आर्च पर लगाया, जहाँ पर आपको पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी मिलेंगे। जो लोग लंदन में रहते हैं, अगर आपने नवाज शरीफ साहब को कोई पैगाम देना हो तो आप वहाँ जाकर उनसे मुलाकात करके वो पैगाम दे सकते हैं, और जो आपके दिल में है, जो दिल की बातें हैं, वो पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म के सामने रखी जा सकती हैं, क्योंकि अब वो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं। वारिस बेग साहब की मुलाकात हुई और एक खातून रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी, जो उन्होंने अपनी खबर फाइल की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुलाकात 1 घंटा जारी रही, ठीक है, आप बाहर खड़े हैं, वारिस बेग साहब अंदर थे, तो वक्त का तयन आपको आप लगा सकते हैं कितनी देर दुरानिया रहा। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासत पर गहरी गुफ्तगू हुई। वारिस बेग से इसे मंसूब किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक गुलकार से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हो रही है। हमारे दौर में डॉलर 105 रुपए का था। नवाज शरीफ साहब ने कहा वारिस बेग साहब को, हमने चागी धमाके किए जिसका क्रेडिट कोई और लेना चाहता था। हालांकि इसके ऊपर अमजद शोएब साहब, जनरल अमजद शोएब साहब से उसे मेरी बात हुई और शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा कि हमें डॉलर्स की ऑफर हो रही थी और हमें कहा जा रहा था कि एटमी धमाके नहीं करने, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। मैं कोशिश करके अमजद शोएब साहब से किसी दिन एक सिटिंग रखूंगा और आपको वो पूरी कहानी सुनाएंगे कि उस वक्त इन लोगों के क्या हालात थे और पाकिस्तान की फौज क्या चाहती थी कि धमाके होने चाहिए, और फिर नवाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने, इनके जो साथ साथ थे, उनका इस हवाले से क्या कहना था। मुल्क मुस्तहकम होगा तो कौम तरक्की करेगी, नवाज शरीफ ये हमेशा जी वो बात करते हैं। मौजूदा सियासी सूरत इंतहाई मायूस कुन है। मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़ाती वाबस्तगी है, वारिस बेग साहब ने कहा। बिल्कुल हो सकता है जी, आपके सियासी पीर हैं वो। कई सियासी मुलाकातें भी करवाई और 1 हफ्ते में लंदन से अच्छी खबर मिलेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ईद पाकिस्तान में मनाएंगे, ये कहना है वारिस बेग का। अब मैं ये समझना चाहता हूं बतौर पाकिस्तानी, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों का भी यही मसला है जो मेरा मसला है, कि आपको एक सज़ा मिली है। अगर ये सज़ा मुझे मिलती या ये सज़ा आप लोगों को मिलती या आप में से किसी को मिले, तो क्या हुकूमत या पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स इजाज़त देंगे, या पाकिस्तान की अदालतें, आप स्क्रिप्ट राइटर्स को माइनस कर दें, चलें अदालतों पे रहते हैं, क्या इजाज़त देगी कि आप एक मुजरिम को बाहर भेज रहे हैं? क्या इसकी कोई नज़ीर मिलती है? रियासत पाकिस्तान, अदालतें क्यों नहीं इसके अंदर फरीक बनी? इस सवाल को भी आप ख़त्म कर दें। मेरा मसला ये है कि अगर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, आपने उस इल्ज़ाम का दिफा करना है, और दिफा करने का असल मकाम अदालतें हैं। क्या आपने अपना दिफा किया? नहीं किया। आप पाकिस्तान से बरतानिया आए, अपना इलाज करवाना था, नहीं करवाया। किसी ने आज तक ये सवाल नहीं किया। वहाँ पर लोग सारा दिन सेल्फी स्टिक्स लेकर अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। उनके चेहरे पर खुशी नज़र आती है, उनके चेहरे के ऊपर लालियाँ हमें नज़र आती हैं, मुस्कुराहट बिखरी हुई है। अच्छी खबर आपको एवनफील्ड से मिलेगी। बतौर एक आम इंसान और एक आम पाकिस्तानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इल्ज़ाम जो वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर लगा, उसकी हुकूमत को घर जाना पड़ा, क्या उसका दिफा के अंदर कुछ
اس وزیر اعظم نے کچھ پیش کیا نہیں کیا. اور آج بھی جب اپیلیں لگتی ہیں تو تاریخیں دے دی جاتی ہیں. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل لگی مئی کی تاریخ آ گئی ہے. میں حیران ہوں ان تمام پروسیکیوٹرز کے اوپر کہ کس بنیاد کے اوپر اتنی لمبی تاریخیں لے لی جاتی ہیں. جب آپ کی اپنی نیت نہیں ہوگی ان کیسوں کو آگے چلانے کی تو پھر آپ بھول جائیں کہ انصاف ہوگا. اگر 1.5 ماہ بعد کسی کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے تو اس کے اندر کیا انصاف ہوگا؟ اور 1 سال کے اندر کتنی ہیئرنگز ہوئی؟ 10، 8، 9. کیا 9 تاریخوں کے اندر فیصلہ کیا جا سکتا ہے ان اپیلوں کا؟ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ تمام لوگ باہر ہیں، پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہیں. حکومت وقت کو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کی پالیسیز اور اس نظام کے جو لوپ ہولز ہیں اس کی وجہ سے کرنا پڑا. اور اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبل ہے وہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے. ویورز آپ کو بھی بتا دیں جنرل شاہین مظہر صاحب کے حوالے سے ایک خبر انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں نے دیکھی اور خبر کا کیپشن کیا تھا؟ عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، ان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور بات نہیں بن رہی، اس قسم کی خبر لگائی گئی. اب اس خبر کو وہاں سے لفٹ کیا گیا اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیا. میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں خان صاحب کو آج باقاعدہ کچھ لوگوں نے میڈیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر کچھ کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز دی جائیں، نہیں تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. کیونکہ اب تمام لوگ مل کر خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، بار کونسلز ہیں، میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، جو لائنز ہیں وہ سیٹ کر دی گئی ہیں. اس میں سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کھیلا جا رہا ہے. فوج کے خلاف ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک کمپین چلائی گئی اور پھر اس کے اگر آپ خود ٹریک کریں نا ٹویٹر کے اوپر جا کر کہ ان کے فالوورز میں کون کون ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت لندن میں بیٹھ کر لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور باقاعدہ فنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے بیورو چیفز، جرنلسٹ اس میں شامل ہیں جو اس پوری کیمپینز کو یہاں سے بیٹھ کے لندن سے چلاتے ہیں. اور انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے نام بھی لوں گا کہ یہ لوگ کون کون سے ہیں. اور ٹویٹر کے اوپر جو سپیسز جن کا انعقاد کیا جاتا ہے وہاں پر کس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انہوں نے سیٹ اپ کیا بنایا ہوا ہے کہ کوئی شخص برطانیہ میں بیٹھ کر، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سچ ثابت نہ کر پائیں، چونکہ میرے ساتھ یہ بہت زیادہ کام ہوا، لوگوں نے دھمکیاں بھی لگائی رانا شمیم کے معاملے میں، براڈ شیٹ کے معاملے میں، تو کبھی نام لے کر سامنے نہیں آتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شخص ہمیں لندن ہائی کورٹ لے جائے گا اور کہے گا کہ ثابت کرو. وہ کر کیا رہے ہیں؟ برطانیہ سے باہر کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنے پیرول پہ رکھا ہوا ہے اور پھر وہاں سے لوگوں کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں. تو یہ ایک وتیرہ اپنایا ہوا ہے. جنرل شاہین مظہر کی خبر کے حوالے سے بھی اسی میڈیا سیل نے اس خبر کو اٹھایا اور اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کر دیا. اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوج اور عمران خان کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے. اور اس بنیاد کے اوپر یہ کہا گیا کہ شاید جنرل شاہین مظہر جو کور کمانڈر منگلہ ہیں انہیں آرمی چیف لگانے کے حوالے سے کوئی پلان ترتیب دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل شاہین مظہر کو باقاعدہ آرمی چیف لگا دیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی ویورز آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھی تھی. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے کور کمانڈر راولپنڈی ہیں اینڈ ہی از ان دا سینیورٹی لسٹ رائٹ آن دا ٹاپ. اور پھر اس کے بعد 5 جنرلز جن میں جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، جنرل نعمان محمود راجہ اور جنرل فیض حمید، جنرل محمد عامر اور جنرل چراغ حیدر بلوچ ہیں جو اس لسٹ میں شامل ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، جن کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے جو پریروگیٹو ہے، جو اختیارات ان کے پاس ہیں، نیا آرمی چیف لگا سکتے ہیں. ویورز یہ اس خبر کی حقیقت ہے، لہٰذا اس کے اوپر ذرا آپ نے فوکس نہیں کرنا. اینڈ جسٹ وی نیڈ ٹو کیپ فوکس آن تحریک عدم اعتماد ان پاکستان کے اندر جو لائی جا رہی ہے. اور اس کے اوپر بھی اب تک کی خبروں کے مطابق کوشش کی گئی تھی کہ عدالت کے ساتھ عدالت کے ذریعے اٹیک کیا جا سکے. عدالت جو پاکستان تحریک انصاف نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ خود عدالت چلے گئے کہ اس سے پہلے کوئی اور جاتا، لیکن جلسوں کو روکنے کے لیے پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے استعمال بھی کیا گیا. آج بھی میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ، میں بار بار یہ بات کہوں گا تاکہ ان لوگوں کو شرم آئے کہ خدا را عام آدمی کی بھی جنگ لڑو اور ایسی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز لے کر جاؤ
फुल बेंच बनवाओ जहां पर आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आज मुझे पाकिस्तान में किसी दोस्त ने बताया कि जिस जज की आप बात कर रहे हैं ना इरफान, उसने रोजाना की बुनियाद पे 200 से 250 केसेस सुनने होते हैं। और जितनी तफसील से आप मुझे बातें बता रहे हैं, तो उसने तो फिर यही कहना था ना कि आप 3 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, तो आप आम आदमी की जंग लड़ें। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके बाल सर के सफेद हो गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और खैर मीडिया रिपोर्ट भी करता रहा, लोग दुनिया से चले गए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि जनाब वो तो बेगुनाह था। लेकिन बेगुनाह था तो क्या हुआ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मरीम नवाज ने आज कुछ बातें कही हैं। अपने वालिद मोहतरम की तकरीरें शायद उन्हें याद नहीं थी, और वो ये क्या कहती हैं कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि कोई मदद को नहीं आ रहा। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, पाकिस्तान, अच्छा वो ये क्या कहती हैं कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि कोई शख्स मदद को नहीं आ रहा, जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली है किसी शख्स की हवा निकल गई है। न्यूट्रल के लफ्ज से सारी जमात का शराजा बिखर गया। ये हाल तो कभी तांगा पार्टी का नहीं देखा आपने। नैब, FIA, एंटी करप्शन किसी को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। आप जाते हैं कोई आपकी गिनती पूरी कर दे, आपको अकेला मैदान में रखे, मीडिया को मैनेज करे, कोई ये करने पर तैयार नहीं तो आप जानवर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल होना आइन की पासदारी है। ये तो अच्छी बात है कि कोई आइन की पासदारी कर रहा है तो वेलकम करना चाहिए। ये एक महाज पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अब खोलने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही दिनों के बाद मरियम बीबी बाहर आई और उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने है। और फिर वो ये भी कहती हैं कि जुबान में शाइस्तगी नहीं है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आप तनकीद करते हैं, उन्हें जानवर कहते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को जानवर नहीं कहा। आपके वालिद मोहतरम ने तो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। ISI के चीफ का नाम बाकायदा लिया गया। और मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे इसके ऊपर बात करने की आई डोंट थिंक कि इतनी ज़रूरत है, क्योंकि मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की सियासत कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सियासत कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी जो दीगर इत्तेहादी अपोजिशन है इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त भी गेम इज स्टिल ऑन। मरीम नवाज ने कहा था गेम इज़ ओवर, गेम इज़ नॉट ओवर, गेम इज स्टिल ऑन। और इसको हमें गेम से हटके देखना चाहिए। ये 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल की बात है। खुदा ना खास्ता अगर ये हुकूमत गई और जो सेटअप आएगा वो पाकिस्तान की तबाही है। आप किसी भी जमात से हों, तहरीक इंसाफ के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क के अंदर फजल रहमान अगर सदर पाकिस्तान बन गए, इस मुल्क के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री अगर बिलावल के पास चली गई, इस मुल्क के अंदर वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के पास चला गया, और फिर अगर दूसरी कोई वजारत जिसमें आपको दुश्मन नजर आएंगे इस मुल्क के, तो आप खुद फैसला करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के पास गई तो रास्ते हमवार कर दिए जाएंगे उन तमाम लोगों के, तमाम एजेंसीज इनके अंडर आ जाएंगी। फिर क्या होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे और एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा इन तमाम केसेस को ख़त्म करवाने के लिए। अगर वजारत जो दिफा है वो काफ लीग के पास गई, खैर वजारत दिफा का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती क्योंकि फ़ौज उसे ज़्यादा कंट्रोल करती है। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री अगर उस शख्स के पास गई जो ये कहता है कि मैं देखूंगा कि इस हॉल के अंदर OIC का इजलास कैसे होता है, तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि एक हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू आपको मुमताज़ करती है, आपको उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और हमारी कोशिशें कहाँ पर जाएंगी, दे विल बी डैश टू द ग्राउंड, हमें याद रखना चाहिए। और फिर फजल रहमान साहब ऑर्डिनेंसेस की एक फैक्ट्री लाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक भी ख़त्म कर दो। पाकिस्तान से जो वोट का हक जो है वो एक ख़ास जमात के लिए ऐसे कवानीन बना दिए जाएंगे जिससे फ़ायदा होगा, जिसको वो बार बार कहते हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। ये रिफॉर्म्स जो लाना चाहते हैं ये सिर्फ अपनी जमातों के लिए लाना चाहते हैं। आज का ये शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।